नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट के इस YouTube चैनल में। और जैसा कि पिछले लगातार कुछ दिनों से हमारा प्रयास है कि आप सभी के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियां जो न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल में मिलती है उसको आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के 24 दिसंबर 2020 के आज के आर्टिकल के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो आर्टिकल हम लोग जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और वर्तमान दौर में इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस आपके यूपीएससी के पेपर 3 इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए, आपके पॉलिटी यानी जीएस पेपर 2 में किसानों के संबंध में और इकोनॉमी से संबंधित भी, किसानों की इकोनॉमी और समृद्धि से जुड़ा आर्थिक विकास के पहलू पर भी आज का आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से प्रकाश डालता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, आज के इस आर्टिकल में दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे किसानों की समृद्धि को और बेहतर बनाने के और कौन कौन से तरीके विकसित किया जा सकते हैं। तो चलिए, आज का ये आर्टिकल मिस्टर अभिजीत जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं जेएनयू में, उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है और इस आर्टिकल में जानते हैं कि आखिर किस प्रकार किसानों की समृद्धि के लिए एथेनॉल कैसे उनको और प्रॉस्पिरस बना सकेगा। चारों तरफ किसानों के संबंध में, किसानों के आंदोलन के संबंध में जो माहौल दिख रहा है, जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में किसानों की समृद्धि को प्रस्तुत करता हुआ आज का आर्टिकल काफ़ी मामलों में हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह आर्टिकल। भारत चीनी का एक बड़ा उत्पादक देश है, साथ ही हम बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात भी करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही इस पर 3,500 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है, जिससे इस वर्ष भी हम करीब 60 लाख टन चीनी का निर्यात कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, सरकार द्वारा 3,500 करोड़ रुपए का जो अनुदान दिया जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए या चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए ये सरकार द्वारा दिया जा रहा निर्यात सब्सिडी है, ताकि निर्यात सब्सिडी के माध्यम से हम अपनी चीनी के दाम को थोड़ा कम कर सकें और कम कीमत पर हम निर्यात की यानी कि एक्सपोर्ट की जो स्थिति है दुनिया भर में, अपने चीनी के दाम को कम कर पाएंगे और वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर हमारी चीनी की हम जो निर्यात है उसको बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए ये निर्यात सब्सिडी सरकार द्वारा 3,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, इस अनुदान से देश के लाखों गन्ना किसानों को फायदा होगा। सरकार गन्ना किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठा रही है। फिक्की की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में किए गए कुछ हालिया सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि जब गन्ना किसान अपनी फसल को बेचने के लेकर परेशान हो रहे थे तो उनकी स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने गन्ने से एथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहित किया। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि सरकार अब पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने की ओर बढ़ रही है, जिससे गन्ने की खेती को लाभ मिलेगा। इससे कुछ ही दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार में एक परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान कहा कि यदि बिहार में एथेनॉल की फैक्ट्री शुरू की जाए तो राज्य की आर्थिक दशा में व्यापक सुधार आ सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार यदि बिहार में 100 ऐसी फैक्ट्रियां लगाए तो केंद्र सरकार इसके लिए पूरी मदद करेगी और जितना एथेनॉल यहां बनेगा उसे केंद्र सरकार खरीदेगी। वर्तमान सरकार में इस कार्य में आई तेजी, इसको लेकर यह आर्टिकल क्या कहता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि एथेनॉल को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है, लेकिन वह काफ़ी धीमी रही है। भारत में पहली बार 1970 के आसपास एथेनॉल के जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अध्ययन करने के लिए तकनीकी समितियों का गठन किया गया था।
हालांकि इस योजना को मूर्त रूप में आने में काफ़ी समय लगा और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे आरंभ किया गया। इसके 3 वर्ष बाद 2005 में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेचने का प्रस्ताव आया, परंतु उस समय इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। लिहाजा करीब 1 दशक तक यह ठंडे बस्ते में ही रहा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इस प्रस्ताव पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसे लेकर सरकार ने कई कदम उठाए। इसे ऊर्जा एवं ईंधन के व्यापक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वर्तमान चुनौतियों और संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2018 में इस संबंध में एक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लाई गई। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, इसको भी एक बार ज़रूर आप देखिएगा। उसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में कहा गया है कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को 2022 तक 10% व 2030 तक 20% तक ले जाना चाहती है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से सरकार चीनी मिलों को गन्ने से एथेनॉल बनाने की तरफ ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए गन्ने से बनने वाले एथेनॉल के मूल्य में वृद्धि करने के साथ ही जो मिल नई इकाई लगाना चाहते हैं उनकी सहायता के लिए खास योजना भी लाई गई है। सरकार ने सितंबर 2018 में आर्थिक सहायता योजना शुरू की है, जिसमें ऐसे चीनी मिल जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बैंक से कर्ज लेने में दिक्कतें हो रही हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र सरकार ने एथेनॉल की यूनिट के लिए ऐसे त्रिपक्षीय अनुबंध जिसमें मिल, बैंक और तेल कंपनियां शामिल होंगी को सहमति प्रदान की है, ताकि वित्तीय कमी के कारण एथेनॉल उत्पादन में कोई समस्या न आए। दोस्तों, आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले इस बात को आप स्पष्ट कर लें कि एथेनॉल का पेट्रोल में यदि हम उपयोग करें, यानी पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को मिक्स करें, तो एक तो उससे हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। एथेनॉल का पेट्रोल में मिक्सचर ज़्यादा प्रज्वलनशील होता है, जो वाहनों के इंजन में भी बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और एथेनॉल के उत्पादन की ओर बढ़ने पर गन्ना किसानों को अपनी फसलों के जो दाम हैं, गन्ने के जो दाम हैं, वो अच्छे मूल्य पर प्राप्त हो सकेंगे। और गन्ना किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या चीनी मिलों द्वारा उनका भुगतान समय पर न करना और भी कई सारे समस्या, गन्ना किसानों की स्थिति बड़ी आर्थिक स्थिति बड़ी दिक्कतों में रहती है। तो एथेनॉल की तरफ मूव करने पर उनकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा अवश्य मिलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार एथेनॉल के लिए जैव ईंधन नीति लेकर आई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रदूषण कम करने में भी सक्षम। भारत विश्व के 5 सबसे बड़े एथेनॉल उत्पादक देशों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में देश में गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे एथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में सरकार ने 7.5 से 8% एथेनॉल का पेट्रोल में मिश्रण करने के लिए इसके 300 से 350 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो 2020-21 में 300-350 करोड़ लीटर का उत्पादन का एथेनॉल का लक्ष्य रखा है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर एथेनॉल का पेट्रोल में मिश्रण अभी करीब 5% ही है। इसमें भी सभी राज्यों की समान भागीदारी नहीं है। दरअसल हमारे देश में तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों ने 2019-20 के एथेनॉल आपूर्ति वर्ष यानी 1 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 में 195 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद की है। यह आंकड़ा 2013-14 में महज 38 करोड़ लीटर था। पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल के उत्पादन और तेल कंपनियों के द्वारा इसकी खरीद में कई गुना की वृद्धि हुई है। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने 2020-21 में एथेनॉल आपूर्ति वर्ष में गन्ने से बने एथेनॉल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है और इसका सीधा लाभ गन्ना किसानों को मिलेगा। भारत में एथेनॉल का एक बड़ा बाजार उपलब्ध है, जो भविष्य में और बड़ा होगा, लेकिन वर्तमान में मांग के आधे से थोड़ी ही ज़्यादा आपूर्ति संभव हो पा रही है।
चीनी मिल बायोएथेनॉल की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए इसकी अन्य उत्पादन इकाइयों की जरूरत है। बायोएथेनॉल की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बायोएथेनॉल इकाइयों को लगाया जाए और इसमें सरकारी के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। पहली पीढ़ी बायोएथेनॉल इकाइयों में गन्ने के रस व उसके शीरा का इस्तेमाल किया जाता है, जो चीनी उत्पादन के समय मिलता है। ऐसी इकाइयां चीनी मिलों के साथ आसानी से लग सकती हैं। वहीं दूसरी पीढ़ी बायोएथेनॉल इकाइयों में बायोमास और खेती के अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। इन इकाइयों के लिए एक बड़ी चुनौती है कृषि अपशिष्ट का अधिक मूल्य में मिलना, और इस कारण निजी क्षेत्र इसमें नहीं आ रहा है। इसमें सरकार यह कर सकती है कि ऐसे केंद्र बनाए जाएं जहां किसान अपने अपशिष्ट को आसानी से बेच सके और सरकार ही इनका मूल्य तय करे, जैसे गन्ने और बायोएथेनॉल का करती है। इसके कई लाभ होंगे। अभी किसान खेती के अपशिष्ट को जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, पर जब उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिलने लगेगी तो वे इसे बेचेंगे। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और किसान को भी फायदा होगा। साथ ही नई इकाइयों के लिए निवेश लाना भी आसान होगा। अभी तेल कंपनियां इसमें निवेश करने की योजना बना रही हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल यही यहाँ पर गौरव जी ने लिखा, और यहीं पर हम इस छोटे से आर्टिकल को भी समझ लेते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन है। एथेनॉल के संबंध में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा दोहरा फायदा। कैसे होगा, आइए देखते हैं। एथेनॉल उत्पादन के कई फायदे हैं, और सिर्फ इसके उत्पादन से जुड़े लोग ही नहीं, पूरे देश को इसका लाभ होगा। भारत में अभी एथेनॉल का अधिकांश उत्पादन चीनी मिलें कर रही हैं, और चीनी उत्पादन में लगे लोग इससे होने वाले फायदों के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसका एक बड़ा फायदा सरकार को यह होगा कि अभी एक बड़ा अनुदान निर्यात होने वाले चीनी पर देना होता है, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में रहे। दोस्तों, जो अभी बात मैंने प्रारंभ में कही, बस उसी बातों का उल्लेख भी यहाँ पर किया जा रहा है। अर्थात इसका एक बड़ा फायदा सरकार को यह होगा कि अभी एक बड़ा अनुदान जो निर्यात होने वाली चीनी पर देना होता है, अर्थात निर्यात सब्सिडी पर देना होता है, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर प्रतिस्पर्धा में रहे, जिसकी बचत की जा सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी होगी, जो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमारे पास चीनी का अधिक भंडार है। इससे दो फायदे और होंगे। चूंकि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, जिसे हम कहते हैं क्लीन फ्यूल, इसलिए इसके उपयोग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे प्रदूषण की समस्या कम होगी। और दूसरा, कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। भारत ईंधन के मामले में विश्व का एक बड़ा बाजार है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनकर उभरा है, और सभी देश इसके लिए कार्य कर रहे हैं। भारत एक बड़ा आयातक है कच्चे तेल का, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो प्रतिवर्ष कई 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर हम तेल के आयात पर खर्च करते हैं। इस वर्ष भी यह आंकड़ा 300 करोड़ डॉलर के ऊपर जा चुका है। इसमें विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग खर्च होता है। इसमें कमी करने के लिए हमें ऊर्जा के स्वदेशी तरीकों को अपनाना होगा। इसमें एथेनॉल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की तरफ भी भारत कदम बढ़ाएगा। ऐसा करना चीनी मिलों के लिए भी लाभप्रद है। दरअसल कई चीनी मिलों की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है, और संबंधित कानून होने के बाद भी गन्ना किसानों को उनके फसल का मूल्य देने में भी उन्हें समय लग जाता है। चीनी का उत्पादन वर्तमान में हमारे घरेलू उपयोग से अधिक है, और यह एक बड़ी कारण है मिलों की आर्थिक तंगी का। ऐसे में अगर मिल एथेनॉल बनाना शुरू करेंगे तो इससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार आएगा और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। हालांकि गन्ने के रस से एथेनॉल के उत्पादन से चीनी के उत्पाद में कमी आएगी, पर इससे अभी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीनी का अतिरिक्त भंडार अभी देश में है और लगातार इस वर्ष भी चीनी का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। एथेनॉल का मूल्य चीनी की तुलना में अधिक है, जिससे मिलों को लाभ मिलेगा। यह लाभ किसानों तक भी पहुंचेगा गन्ने के बड़े मूल्य के रूप में। यह सिर्फ गन्ना किसानों तक ही सीमित नहीं है,
इससे दूसरी पीढ़ी के संयंत्र लगाने से अन्य फसल उपजाने वाले किसानों को भी एथेनॉल उत्पादन से फायदा होगा। जैसा कि हमने कहा अभी, बायो वेस्ट जो होते हैं उनसे। केंद्र सरकार के इस अभियान में सभी राज्यों को बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अभी इसमें अग्रणी हैं, पर एथेनॉल का उत्पादन सभी राज्यों खासकर बिहार जैसे कृषि आधारित राज्य के लिए हितकर होगा। बिहार में कई चीनी मिल हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। वहां अगर एथेनॉल उत्पादन इकाई लगाई जाए तो वहां के किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी फसलों जैसे मक्का, सड़े हुए आलू, चावल से भी एथेनॉल का उत्पादन हो सकता है, तो और जगहों पर भी इसकी संभावना देखते हुए इकाइयां लगाई जा सकती हैं। उसी तरह अन्य राज्य भी अपने यहाँ ऐसी इकाई लगा सकते हैं। कृषि पर हमारे देश का एक बड़ा वर्ग आश्रित है। ऐसे में हम पुराने तरीकों पर ही चलें और आगे बढ़ें, यह पूर्णतया संभव नहीं है। सरकार और समाज दोनों को नए प्रयोग करने होंगे, जिससे कृषि और किसान दोनों का सतत विकास संभव हो। तो दोस्तों, आज का यह जो आर्टिकल है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यदि आप हालिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों के बारे में देखें, जो पेरिस क्लाइमेट समिट के अंतर्गत जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसका 5वां वर्ष पूरा अभी हाल ही में हुआ है, उसके आधार पर भी देखें, कार्बन एमिशन की मात्रा को कम करने के संदर्भ में भी देखें, और भारत के जो लक्ष्य हैं क्लीन एनर्जी को 2030 तक 40% हमारे कुल ऊर्जा जरूरतों का 40% उत्पादन करना, उन जरूरतों को या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी एथेनॉल का उत्पादन काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो इसके कई सारे लाभ हैं। ये हमारे लिए इन्वायरमेंट के सेक्शन की दृष्टि से, आर्थिक यानी इकोनॉमी के सेक्शन की दृष्टि से, इंटरनेशनल ट्रेड यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस क्लाइमेट समिट, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई पहलुओं पर इसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस आर्टिकल के संबंध में किसानों की समृद्धि का एक पक्ष, यहाँ पर हमने गन्ना किसानों की समृद्धि का एक पक्ष हमने देखा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को इसके क्या फायदे हो सकते हैं, भारत इस मसले पर कैसे आगे बढ़ रहा है, सरकार की नीति क्या कहती है और सरकार के इस दिशा में लक्ष्य क्या हैं। तो आज का ये आर्टिकल काफ़ी सारे पहलुओं पर एक विश्लेषण और एक तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आशा है आपको इस आर्टिकल से ज़रूर लाभ पहुँचेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को ज़रूर बताएं, अपने प्रश्न ज़रूर आप पूछें, और मिलते हैं आपसे एक बार फिर अगली एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए परीक्षित उनियाल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।